हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल। तो हम 10th क्लास का आज लास्ट जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का वो करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे बनेगी जिसको हम डील करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोरोजन और रेंसिडिटी हमने करनी है। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन? स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस। डिग्रेडेशन का मतलब जो आपकी जो ख़त्म हो रही है वो मेटल या उसका सरफेस जो है वो ख़राब हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। या हम कह सकते हैं ईटिंग ऑफ ए मेटल का ख़त्म हो जाना। ईटिंग का मतलब वो भी हम एक तरह से, ईटिंग का मतलब आप समझते हो ख़त्म हो रही है या खा रहे हैं। और लास्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योर मेटल। तो ये तीनों ही डेफिनेशंस जो है एक तरह की कोरोजन की है। जो भी आपको ठीक लगता है आप लिख सकते हो। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस और ईटिंग ऑफ ए मेटल और फॉर्मेशन ऑफ ए इम्प्योर मेटल। क्योंकि आपकी जो मेटल होती है पहले प्योर होती है, जब वो रिएक्ट करती है एयर, मॉइस्चर और किसी भी केमिकल से तो वो क्या हो जाती है? कोरोजन हो जाती है उसकी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप इन तीनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। द फॉर्मेशन ऑफ इम्प्योर मेटल फ्रॉम द प्योर मेटल, या जो इम्प्योर मेटल किस फॉर्म में चले जाते हैं, जो उसकी और फॉर्म होती है उसमें चले जाती हैं। तो आपको इतना डिटेल तो नहीं है बट इतना बहुत है आपके लिए कि कोरोजन का क्या मतलब होता है कि आपकी जो मेटल है वो आपकी क्या होती है? इम्प्योर हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो क्यों डिग्रेड हो जाती है? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाती है हमारी जनरली वो एयर और मॉइस्चर से ही, इसका ज़्यादातर, क्योंकि इसमें ही वो एक्सपोज रहती है। तो अगर एयर मॉइस्चर से वो रिएक्ट कर जाती है तो वो कोरोजन हो जाता है उस मेटल का। और हम कहते हैं कुछ केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो मेटल को कोरोज्ड कर देते हैं, बट वो दे आर द स्पेशल केसेस। बट वी आर जनरली डीलिंग विद द एयर एंड मॉइस्चर, जो जिससे क्या होता है जो हमारी मेटल ख़राब हो जाती है और लॉन्ग टाइम में हम कह सकते हैं वो कामयाब नहीं रहती। उसमें जो 10th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें 3 ही मेटल्स की आपको कोरोजन गिवन है, दैट इज़ आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। तो आयरन Fe होता है, कॉपर Cu होता है और सिल्वर हमारा क्या होता है? Ag होता है। तो आज पहले हम पढ़ लेते हैं आयरन। तो तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एनसीईआरटी में। ये जो कोरोजन है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, तो 3rd चैप्टर है केमिस्ट्री का, वहाँ पे भी आपको आया। उसमें आपको थोड़े प्रिवेंशन तो मेथड है बट है चीज़ वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो कोरोजन ऑफ आयरन, इसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं। दे आल्सो कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग इज यूज्ड जस्ट फॉर ओनली आयरन, नॉट फॉर एनी अदर कॉपर और सिल्वर। जनरली हम सभी के लिए कोरोजन यूज़ करते हैं। तो आपको पता है अगर एयर और मॉइस्चर से रिलेट करें तो एयर में जनरली हमारे पास क्या होती है? ऑक्सीजन एयर होती है। आपको पता है कि एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जनरली हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट करती है। और मॉइस्चर मतलब कि वाटर। अब यहाँ पे इसके आगे एक्स लगा हुआ है, एक्स का मतलब मॉइस्चर कितना भी हो सकता है, कम ज़्यादा, तो इसलिए हमने एक्स अमाउंट मान लिया है। जैसे ये कंबाइन करेगा, जब भी आपका जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते तो मेटल ऑक्साइड बनाते। तो आयरन और अगर आप ऑक्सीजन की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? तो आयरन की आपको पता है +2 या +3 के हिसाब से हम कर लेते हैं। इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अगर हम +3 के हिसाब से बनाएंगे और ऑक्सीजन के -2 के हिसाब से बनाएंगे तो आपको पता है फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Fe2O3 बन जाएगा। ये क्रॉस में जाएगा तो हमारा Fe2O3 बन गया है। तो डॉट XH2 वो ऐसे लग जाएगा। मतलब ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन हुए पड़े, डॉट लगा हुआ है, ये साथ में लगे हुए हैं इसके। हम इसको अलग से नहीं लिखेंगे, साथ में लगा डॉट XH2, मतलब जो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हुए हैं इसके साथ। ये हाइड्रेटेड बोलते हैं इसको। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लग चुके हैं किसी केमिकली फॉर्मूले के साथ। तो ये जनरली आपका रस्ट का फॉर्मूला, सीधा ही क्वेश्चन में रस्ट का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? Fe2O3 होता है। इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, जो आपने देखा ही होगा, जो जंग लग जाती है मेटल्स के अंदर, वो हमारी Fe2O3 होती है। और उसको बैलेंसिंग करना आपको देख सकते हो कि आपके पास 2 आयरन है तो हमने 2 आगे लगा दिए हैं। अब यहाँ पे अपने 3/2 है, थोड़ा अलग कंसेप्ट है ये। अगर मैं इसको बताऊँ कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस इसको देखकर घबरा मत जाना कि 3/2 क्या होता है। तो ये भी बैलेंसिंग का एक तरीका होता है, थोड़ा शॉर्टकट मेथड होता है। इसको अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि यहाँ पे अब 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक तो चलो ये XH2 ये H2 तो बराबर, तो इसको तो हम हाथ नहीं लगाएंगे, तो सीधा हम बात करेंगे। यहाँ पे 3 H2 हैं और यहाँ पे हमारे पास कितने H2 थे? यहाँ पे 2 थे। इन्होंने क्या किया हुआ है कि हमने, जैसे मान लो आप 2 को भूल जाइए, जैसे 3 to the 6 होता है, 3 to the 6, तो 6 को अगर मैं आधा कर दूँ, /2 कर दूँ, 6 / 2 कर दूँ तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पे भी ये टोटल अगर मैं बात करूँ 3/2O2 का मतलब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, 3 ऑक्सीजन के आइटम है, जैसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के आइटम है। ये बस तरीका है एक तरह से 3 लिखने का, मतलब हमने 6/2 को लिख दिया है, 3 to the 6
ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ 3 मोल्स 3 टू द 6/2, तो हम ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कॉपर जो है ब्राउनिश कलर का कॉपर, आपको पता है ब्राउन कलर की मेटल होती है। तो कॉपर जनरली जो है किससे रिएक्ट करता है, वही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है और मॉइस्चर, तो इन सबसे जब कंबाइन करता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है कोरोजन का वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर का जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, मैंने बार बार बताया पिछली भी वीडियोस में बताया कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा वहाँ पे कार्बोनेट जरूर बनता होता है, CO3 जरूर बनेगा वहाँ पे, या फिर आपके पास ऑलरेडी कार्बोनेट है, जब वो रिएक्ट करता है तो वो CO2 गैस जरूर रिलीज करेगा। ठीक है, जहाँ पे वाटर होता है वो क्या चीज़ बना देती है, वो हाइड्रोक्साइड्स होती हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, जैसे CO2 है तो कार्बोनेट बनाएगा, वाटर है तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब उस फॉर्मूले में OH वगैरह आ जाता है। तो कॉपर अगर पानी से ऐड करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH का होल ट्वाइस, और कॉपर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करें तो कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा। तो यहाँ पे कंबाइन फॉर्मूला बनता है कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक हम इसके लगाते हैं क्योंकि बेसिक इन नेचर होता है सारा ही बेसिक इन नेचर, तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन से स्पॉट बन जाते हैं कॉपर मेटल के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, रिएक्शन तो नहीं पूछी आज तक कभी, पर ये इस फॉर्मूले को जरूर पूछा गया है कि जो कोरोजन होती है कॉपर का या जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, या ग्रीन कलर का सब्सटेंस बनता है, वो ये XYZ करके आपको पूछा जाता है कि द सब्सटेंस X इज फॉर्म्ड विच इज ग्रीन इन नेचर एंड नेम दैट सब्सटेंस। तो आपको बताना पड़ेगा जो ग्रीन इन नेचर कॉपर कार्बोनेट होगा। आपको हिंट भी दिया जाएगा थोड़ा बहुत। लास्ट जो मेटल है आपके सिल्वर है, तो सिल्वर आपको पता ही है क्या होती है, काफ़ी शाइनिंग इन नेचर होती है, तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। आपको पता है जो सिल्वर गोल्ड होता है, प्लैटिनम होता है, ये लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करती। तो इसको जो कोरोजन लगती है बहुत ही स्लो प्रोसेस लगती है, और जो आपकी जो चांदी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो वो क्यों हो जाती है, क्योंकि जो एयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उससे रिएक्ट किया जाता है। तो आप देख सकते हो सिल्वर और सल्फर रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि सिल्वर की +1 वैलेंसी होती है, सल्फर की -2, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा Ag2S। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला, कोई भी रिएक्शन ऐसे नहीं हो जाती है, उसके पीछे कोई कंसेप्ट होता है जो मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करना है, इससे आपको थोड़ा पता लगेगा। आप जैसे जैसे आप सिलेक्शन को समझते करोगे तो आपको ज़्यादा आएगी केमिस्ट्री में, तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे, ना ही आप इसको याद कर पाओगे, कितनी रिएक्शन को आप याद करोगे, और जो अकेला हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी वो रिलीज हो जाएगी। तो सिल्वर सल्फाइड जो बन जाएगा ब्लैक कलर का बन जाएगा। तो ये तीनों हमारी जो है कोरोजन हो चुकी है। और आपको पता ही होगा कि मेथड ऑफ जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे नहीं गिवन, मैंने आपको पहले भी बोला कि मेटल एंड नॉन मेटल्स में वहाँ पे भी डील करेंगे। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ हाउ टू प्रिवेंट अ मेटल फ्रॉम द कोरोजन। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई ना कोई मेटल की कवरिंग कर सकते हैं। अगर हम जिंक मेटल जनरली हम आयरन के लिए हम डील करते होते हैं कि आयरन को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है तो हम किसी मेटल को ऊपर से कवर करा देते हैं, इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। अगर जिंक की कवरिंग करें, या सिंपल हम पेंटिंग कर दो, आप ऑयलिंग कर सकते हो, आप ग्रीसिंग कर सकते हो, इससे भी आपकी रस्टिंग मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं मेटल को। इसके अलावा हम और भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, एंटी रस्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, या एलॉय फॉर्मेशन। तो ये 4-5 मेथड हैं, तो इनमें से ही आपका कोई ना कोई आराम से हो सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन आएगा वाई, एक NCERT क्वेश्चन कि वाई डू वी पेंट द मेटल्स, तो हम क्यों करेंगे पेंट मेटल्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो मेटल है वो कोरोज ना हो, क्योंकि वो एक लेयर बना देती है मेटल सरफेस के ऊपर। अगर लेयर बन जाएगी तो वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और आपकी जो मेटल है काफ़ी लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगी। नहीं तो इनका काफ़ी नुकसान होता है, आपको पता है मेटल्स जो हमारे ख़राब हो जाते हैं। लास्ट टॉपिक जो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या था, जो हमारे फूड होते हैं जिसके अंदर जनरली फैट्स एंड ऑयल होता है वो एयर से रिएक्ट करके सीधा ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ हम सीधा कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन आवर फूड, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में होता कैसे है, कैसे पता लगेगा, इट बिकम रेंसिड, तो उसका जो स्मेल है और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। तो हाउ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम द रेंसिडिटी, तो हम जैसे वही यूज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, हम एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस डाल सकते हैं जिससे वो ऑक्सीडेशन होने से उसको रोक सकता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब यही होता है। एयर टाइट कंटेनर में डाल दो, क्योंकि हमारा फूड रिएक्ट नहीं कर पाएगा। एयर टाइट कंटेनर होगा तो लो टेम्परेचर पर रखने से भी नहीं होगा। और ये सबसे जो ज़रूरी है, नाइट्रोजन गैस इज़ यूज फॉर द चिप्स। जो हमारे पैकेजिंग फूड्स होते हैं उसके अंदर आपने देखा फ्लफीनेस होती है। फ्लफीनेस का मतलब उसमें फूला सा होता है, क्योंकि उसमें एक गैस डाली जाती है जिसका रेस्पॉन्स क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस। जैसे आपके कुरकुरे चिप्स वगैरह होते हैं वो थोड़े फूले से होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि उसमें जो करकरापन रहे वो मेंटेन रहे, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है, इसीलिए उससे वो प्रिवेंशन हो जाता है। तो ये आपके टॉपिक्स थे जो मैंने आज डील किए। तो ये बड़े ही सिंपल टॉपिक्स है। इससे पहले हम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को डील कर चुके हैं, उसके बाद हम NCERT एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जिससे आपको वो भी हेल्प हो जाएगी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि 1-2 हम MCQs को डील कर ले जाए, ताकि
हम एक तरह से एनसीईआरटी एक्सरसाइज को हम स्टार्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे जो लास्ट पेज पे दिया है 14 पेज पर आपकी एनसीईआरटी बुक में, यहाँ पे 3 एमसीक्यूज को हम डील कर लेते हैं। ये थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो आप क्वेश्चन देखिए, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सी इनकरेक्ट है। आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है A B C D, इन चारों में से कौन सी इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो रिएक्शन हम पहले देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमारे पास आप देख सकते हैं PbO है जो कि लेड ऑक्साइड है, कार्बन से रिएक्शन होने के बाद लेड बन रहा है प्लस CO2। तो ये एक आपकी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर आपने नहीं देखी टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो पहले वो जाके देखी, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये जो लेड ऑक्साइड है किस में चेंज हो रहा है, लेड ऑक्साइड किस में चेंज हो गया, लेड में। मतलब इसमें पहले ऑक्सीजन लगा था, अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि जो लेड ऑक्साइड की जो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन। तो यहाँ पे आप डी देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, जबकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा हम देख सकते हैं जो कार्बन है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर आप बी पॉइंट देखो तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये दोनों पॉइंट सही दिए हुए हैं कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है और लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। हम ए और बी को देख लेते हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो जो लेड की बात कर रहा है तो लेड हमारा ये है, पीबी की बात तो लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड तो प्रोडक्ट साइड है, रिड्यूस्ड कौन हमारा, लेड ऑक्साइड। तो ये जो हमारी ए स्टेटमेंट है वो गलत दी हुई है। बी की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट साइड, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हमारा कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ए और बी जो दोनों स्टेटमेंट है हमारी गलत है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो रही तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दूसरा हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 प्लस आयरन, द अबाउ रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूँ ये एक तरह की रिडॉक्स रिएक्शन है, पर हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या उसमें रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है या फिर हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। अब यहाँ पे Fe2O3 से क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम, अगर मैं जनरली बात करूँ यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है उसने आयरन को डिस्प्लेस किया हुआ है और खुद जाके उसकी जगह लग गया है Al2O3 और आयरन को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम वो हाई रिएक्टिव मेटल होती है आयरन से, अकॉर्डिंग टू द जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको याद करवाई थी केदारनाथ का। तो एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस करेगा और आयरन बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा Al2O3 बन जाएगा। तो यानी कि ये हमारी एक तरह का कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये हमारे पे। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन गिवन है। हम बाकी जो ऑप्शंस वो देख लेते हैं। तो ये क्योंकि इसकी 2 ऑप्शंस बनती है, बट यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना पड़ेगा। सी और डी हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। रिडॉक्स रिएक्शन होता तो हम रिडॉक्स रिएक्शन का भी आंसर कैट कर सकते थे, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आल्सो कंसिडर एज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्शन जो है वो 2 टाइप की रिएक्शन की तरह बिहेव कर सकती है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस आपको मिलेंगे, आपको इतना एडवांस केसेस नहीं मिलेंगे। तो ये एनसीईआरटी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करती है, इसलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा कि हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब वाटर होता है थोड़ा, बस आपको ये चंद चीज़ों से डरना नहीं है, आपने बस सिंपल देखना आपको क्या गिवन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि इसका फॉर्मूला होता है हमारा HCl होता है, इस एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो ये फिलिंग्स से आपने आपको बस मतलब क्या एलिमेंट देखना है कि वो एलिमेंट क्या है, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में बस आपको वो दिया बाकी कोई भी सब्सटेंस हो, टेबल चेयर वगैरह कुछ भी हो, आपने वो आयरन से मतलब है, यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मतलब है। तो मेटल और एसिड को अगर हम रिएक्शन करते हैं तो मैं आपको जनरली बताऊँ क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और मेटल का सॉल्ट बनेगा, यानी आयरन का सॉल्ट बन जाएगा। इसकी मैं फिर भी रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा हाइड्रोजन गैस। देखिए सिर्फ ए में ही है, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस्ड बनेगा। फिर भी मैं इसकी आपको केमिकल इक्वेशन बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द केमिकल इक्वेशन दैट वी हैव फॉर्मिंग फॉर दिस रिएक्शन। वी हैव द रिएक्शन ऑफ दिस इज आई हैव रिटन दैट Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो FeCl2 बनेगा आयरन की +2 वैलेंसी -1, तो ये FeCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखो बच्चों, आप आयरन को +3 के हिसाब से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, तो वो भी सही होगा। तो वहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। ठीक है, तो आयरन जो है वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, मतलब +2 से भी आप बना सकते हो, +3 से भी बना सकते हो, दोनों से आपको बनाएंगे, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों सही होंगे।
तो ये थी आपकी जो कुछ मैंने आपको मेनली कोरोजन और रेंसिडिटी के लिए पढ़ा था, बाकी मैंने आपको MCQs भी डील करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो हम करेंगे NCERT एक्सरसाइज, जो आपके क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन हमारे वीडियोस में कवर हो गए उन क्वेश्चंस को मैं नहीं बताऊंगा, जो डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे सिर्फ उसी को हम डील करेंगे। तब तक के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए, बैलेंसेस वगैरह लर्न करते रहिए और रिएक्शंस की जितनी प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको अच्छे से आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please subscribe my channel, share and like. Thank and have a nice day.